बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन इस वक़्त मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, कौमी ताजर इत्तेहाद, समनाबाद शोरूम मार्केट के जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। आज हम इनके पास आए हैं, गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं दिन-ब-दिन और अवाम में एक कयास है, अवाम में एक सोच है कि शायद शोरूम वाले बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं ये क्लियर करनी है। ये क्लियर कैसे होनी है? ज़ाहिर-सी बात है मुतल्लिका बंदे के पास जाएँगे तो ये बातें क्लियर होंगी। तो सैयद फुरकान शाह साहब से हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ तल्ख़ भी होंगे और कुछ जो है कारोबारी नवैयत के भी होंगे। तो ये तमाम बातें इनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह जी मुझे एक बात बताएँ गाड़ियों की माशाल्लाह बड़ी कीमतें बढ़ गई हैं। तो काफ़ी पैसे आपने बना लिए होंगे, क्या कहते हैं? ये हसन भाई दूर के ढोल सुहाने हैं। आप हमारे साथ बैठ के देखें, सुबह से रात तक मेरे डीलर भाई हम लोग आते हैं, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। हमारा जो बेसिक रेट्स बढ़ने से प्रॉब्लम बढ़ा ना कि जो बंदा हमारे पास 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपने बच्चों का रोज़गार ले जाता था ना, वो पॉसिबल नहीं है। 1 करोड़ रुपए से लोग बेहतरीन काम कर रहे थे, अब 1 करोड़ में 2 अच्छी गाड़ियाँ नहीं आती। देखिए ना, जब आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी गाड़ियों की, तो कोई सेल हो रही होगी, कोई बिक रही होगी, क्योंकि हमारे पास 6-6 माह हो गए हैं जब से ये कारोबारी हालात डिस्टर्ब हो गए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये झूठ है कि शोरूम वालों के हालात बुरे नहीं, बुरे तरीन हैं। इखराजात बहुत ज़्यादा हैं। एक्साइज़ वालों ने दूसरा ये बायोमेट्रिक की वजह से हम लोग डिस्टर्ब थे। ये हमारे जो मार्केट के सदर हैं, आसिफ भट्ट साहब और जेल रोड वाले हमारे लाहौर कार डीलर के शहज़ादा सलीम साहब, इन लोगों ने मेहनत करके ताजरों के लिए इसमें थोड़ा-सा हमें रिलीफ़ लेके दिया है। लेकिन गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़ है ना, वो ये हैं कि स्नब कर दो इन लोगों को। कारोबारी तबके को हमारी तरफ से कोई रिलीफ़ हम गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ़ नहीं है। इवन के हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है ना, तो तब भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं है। पुलिस स्टेशन में भी हमें एक आम शहरी की तरह ट्रीट अपने ज़ाती सोर्सेज़ से, एक होता है ना बिज़नेसमैन को कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटेट, वो वाली तो बात ही झूठ है। हमारे यहाँ पे कारोबार करना पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है। आप तो माशाल्लाह ये मीडिया की फ़ील्ड से हैं। आप लोग अगर जाएँ ये पासपोर्ट ऑफ़िस में 10 से 15,000 पर डे पासपोर्ट बन रहा है। ये सारे लोग हज उम्रे के लिए नहीं बना रहे, ये सब मुल्क से भाग रहे हैं। अब हम लोग तो भाग भी नहीं सकते। हमारे पास तो हमने सिवाय गाड़ियों के काम के और कोई काम सीखा ही नहीं है। हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमारी मार्केट समनाबाद मार्केट अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट में कभी यहाँ पे शोरूम के ऊपर किराए के लिए खाली नहीं लगा था। अगर बैनर लगता है, सुबह लगता था, शाम को उतर जाता था। अब यहाँ पे आप यहाँ से बाहर जाके सर्वे कीजिएगा, कई शोरूमों पे बैनर महीने-महीने से अवेज़ा किराए के लिए खाली है। बिज़नेस करना नामुमकिन हो गया। एक तो हम लोग सिक्योर नहीं हैं। गवर्नमेंट ने हमें ओपन बायोमेट्रिक या अब हमारे लाहौर कार डीलर के सदर शहजादा सलीम साहब ने एक्साइज के साथ कोई 6 माह जूते घसा के, गाड़ियों के टायर घसा के आपको थोड़ा-सा रिलीफ उन्होंने लेके दिया। पहले तो ये भी नहीं था। अच्छा शाह साहब मुझे एक बात बताएँ, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी कर रहे हैं, तो क्या ये इस तरह नहीं है कि ये साबका जो गवर्नमेंट्स गुज़री हैं, ये उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, ये अब तक यहाँ पे आई हैं? आपको ऐसा लग नहीं रहा कि अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या वो इस काविश में है कि आपको कहीं पे वो रिलीफ़ दे पाएँगी या कोई रिलीफ़ देने की तरफ वो आ रही हैं? ऐसा कोई मामला आपके सामने है? अब तक पहले जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं ना, उन्होंने लूटा ही है। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है ना, इसमें थोड़ी-सी बेहतरी महसूस हो रही है, क्योंकि डॉलर का रेट थोड़ा रिवर्स है, गोल्ड थोड़ा नीचे आ रहा है। अब सुनने में है कि हम लोगों को तब फ़ायदा होगा कि जब ये यूटिलिटी की हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये नीचे आ जाएँगी एक आम आदमी के लिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी तरफ से ए वज़ीर-ए-आज़म हो, बी हो, सी हो। हमें तो जो रिलीफ़ देगा, हमारा तो वो पसंदीदा होगा ना। देखें, हम अपनी ज़रूरत को देखें, हम लोग तो हैंड टू माउथ लोग हैं, सुबह कमाना है, शाम को ले जाके खाना है। हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है, अंदाज़ा है एक, क्योंकि ये जो पंजाब में हैं हमारे सीएम साहब, इनकी भी एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर जा रही हैं। हर जगह ये खुद पहुँचे होते हैं और डॉलर का नीचे आना हम लोग तो तसव्वुर
कर बैठे थे कि अब ये 500-600 पे ही जाएगा, जो हालात जिस स्पीड से जंप कर रहा था, अब एकदम ये कंट्रोल करना, तो इसमें मुझे लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जौन सी है, और हम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें अगर इंटरिम गवर्नमेंट रिलीफ देती है ना, तो हम इसके साथ हैं। हमारी कोई ऐसी पार्टी है सच नहीं है कि हमारा वो फेवरेट है, हम आइडियलिज्म में कि अपना बेड़ा गर्क कर लें, मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दें, हम ऐसी ऐसी हमें एज सच स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो रिलीफ चाहिए, हमें तो ज़िंदा रहना चाहिए। अब ये देखें ना कि यहाँ पे डॉलर पे सख्ती हुई है, अफ़गानिस्तान की तरफ, अफ़गानिस्तान में रेट बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो स्मगलिंग का है। हर चीज़ में कोई भी महकमा जौन सा है ना, अब ये जो आईजी साहब हैं, लाहौर के सीसीपीओ साहब हैं, ये डीआईजी साहिबान हैं, इन्होंने थोड़ी सी ये सख्ती की है, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों ने अपने ही पुलिस वाले जो क्राइम करते हैं उनको इन्होंने नंगा कर दिया है मीडिया पे हर जगह। पहले ही होता था कि अगर कोई क्राइम करता था तो उसको डिपार्टमेंट वाले अपनी इज्जत के चक्कर में बचा लेते थे, उस बात को अनाउंस नहीं होने। अब थोड़ी सी मुझे को बेहतरी लग रही है, अल्लाह करे कि हो जाए। अच्छा शाही, एक और बात बताएं कि आपने कहा कि ये डॉलर पे थोड़ी सी सख्ती हो रही है, हम माजी में भी देखते आए हैं और अभी भी तकरीबन देख रहे हैं कि जहाँ पे भी अदारा या कोई चीज़ जब हाथ डाला जाता है तो आगे से एक बहुत बड़ा माफिया निकल आता है। ठीक है, आया क्या इस तरह है कि ये कार मार्केट में या ये कार के बिजनेस में कोई ऐसा माफिया है, या उस माफिया को ये गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो आपके जो कह लें कि कारोबार में कोई आसानी मजीद हो जाए? क्योंकि एक चीज़ मैंने नोट की है, जो आपने कहना चाहा है और जो आपकी बात मैंने नोट की है वो ये है कि अगर रोज़ की आपकी 4 गाड़ियाँ बिक जाती थी तो 10,000 रुपये अगर उसमें कोई कमीशन आ रही थी वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल थी। अब बनिस्बत इसके कि आप महीना मेरे ख्याल में कहीं वेट करना पड़ जाता तो गाड़ी नहीं बिक रही होती है। तो आपको लगता है कि इस मार्केट को या इस काम को जो है कोई माफिया कंट्रोल करता है या कोई माफिया इन्वॉल्व है इस काम में? जो पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी ना, उसमें माफियाज थे। आप ये देखें कि गाड़ियों की जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जितनी भी हैं, वो बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से कोई एनओसी लिए, बगैर किसी वजह के रेट से एकदम इंक्रीज कर देती हैं। उन पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। मेरी हुकूमत वक्त से ये इल्तजा है कि इस पे भी चेक एंड बैलेंस करें ना, कि गाड़ी वाले जो जो इतनी एक्सट्रीम पे प्राइस ले जाते हैं, उनको भी कोई पूछने वाला होना चाहिए। अब तो उनके पास एक डॉलर का बहाना था, या देखे ना डॉलर बढ़ा तो गाड़ियों के रेट इन्होंने इंक्रीज किए, अब नीचे आए तो उसको नीचे करें। लेकिन इस तरह का नहीं। मुझे अगर इन पे भी चेक एंड, हमारे यहाँ पे सिर्फ जो ज़रूरत है वो चेक एंड बैलेंस की है, हर इदारे में, हर महकमे में, आम कारोबारी तबके में, हर जगह पे सिर्फ चेक एंड बैलेंस ठीक हो गया, एवरीथिंग शुड बी ओके। अच्छा, ये आपने जो इंक्रीज़ की बात की है, ये यहाँ से मैं एक आपसे सवाल करूँगा कि जैसे-जैसे गाड़ियों की कीमतें बढ़ी, ज़ाहिर-सी बात है सेल रुक गई, सेल जो थी वो स्लो हो गई। अब जो मैन्युफैक्चर यानी कि कह लें कि जैसे सुज़ुकी है या इस तरह के जो बड़े शोरूम हैं, उनमें कई ऐसी गाड़ियाँ यानी कि जो ऑन दे के कभी कोई लेता होता था, वो अब वैसे खड़ी हुई हैं और काफ़ी तादाद में खड़ी हुई हैं। क्या ये आपको लगता नहीं कि अगर इसी तरह रहा तो ये काम भी जो है ठप होने की तरफ चलता जाएगा? ये तो ठप हो चुका हुआ है ना। जी, बिल्कुल वही। हाँ, ये हमारा कारोबार न्यू एंड यूज्ड, हाँ ये जी। दोनों ठप हो चुके हैं। ये कारोबार हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो ऑन शॉन वाला सिस्टम था, क्या ये पहले नज़र नहीं आ रहा था? कंपनीज को आ रहा था, कंपनीज बुकिंग करती हैं गाड़ी की, इन टाइम गाड़ी दें, जल्दी गाड़ी देती। मेरे हिसाब से एक पूरा माफिया था, मिले हुए थे। पहले ऑन वाला चक्कर था, अब तो वो सिस्टम सारा भाग गया ना। अब हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। पेट्रोल की प्राइजेज इतनी ज़्यादा हैं कि आम लोग मोटर बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इस वक्त कोई भी गाड़ियों का बिजनेस, क्योंकि पेट्रोल का बड़ा अमल दखल है, बल्कि 99%, बल्कि 100% मैं तो कहूँगा कि पेट्रोल का ही अमल दखल है ना गाड़ियों के बिजनेस में। तो जब पेट्रोल इस रेंज पे है कि अक्सर लोग मोटर बाइक्स नहीं यूज़ कर रहे, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करेंगे, उसकी फिर मेंटेनेंस टफ हो जाएगी। जो रूटीन चल रही है पेट्रोल का रेट, ये हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि इसको कंट्रोल करें। जैसे डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोल कंट्रोल हो जाए, यूटिलिटी थिंग्स जो आम आदमी की ज़रूरत है, आटा घी दालें, ये कंट्रोल हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क तरक्की तरक्की वाली तो अभी फ़िलहाल बात मुझे तो नज़र नहीं कोई आ रही, क्योंकि इस मुल्क को इन तमाम जब से आज़ाद हुए हैं लूट ही रहे हैं लोग।
ये पहली दफ़ा को थोड़ा सा सिनेरियो बेहतर लग रहा है। अगर अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए, अगर कोई लीडर बेहतर होगा भी कोई भी, तो उसके साथ सारे एक मखसूस टोला है वो हर लीडर के साथ चिमड़ जाते हैं और मुल्क को लूटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपकी इस बिज़नेस में बहुत ग्रिप है। मेरे ख़्याल से आपने अपनी लाइफ़ का जितना अरसा गुज़ारा है इस काम में, कम ही कोई लोग होते हैं कि वो किसी इतने लॉन्ग पीरियड किसी काम के साथ वाबस्ता रहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है 20 साल बाद, थोड़े अरसे बाद वो अपना कारोबार चेंज कर लेते हैं। आप इतना अरसा गुज़ारने के बाद ज़ाहिर-सी बात है आपकी ऑब्ज़र्वेशन भी उस लेवल पे होगी। आप हुकूमत वक़्त को कोई मशवरा ऐसा देना चाहते हैं कि जो आपके बिज़नेस के लिए सूटेबल हो? कोई आपको ऐसे आइडियाज़ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मेरे यानी कि चैनल के तवज्जुह से जो है ना वो आइडियाज़ पेश करें ताकि वो आपकी मावनत करें या वो उन तरीकों पे अमल करके जो आपके लिए जो है ना वो सहूलतें क्रिएट करें। सबसे पहले तो एक्साइज़ का एक माफ़िया है। आप जो मर्ज़ी कर लें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, जैसे मर्ज़ी कर लें, आप उस माफ़िया के बगैर, एजेंट माफ़िया के बगैर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। इसको फ़ैसिलिटेट करें, नंबर प्लेट्स हैं, कार्ड्स हैं, गाड़ी आप ट्रांसफ़र कराते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे पे ऑफ कर सकते हैं, एक स्पेसिफ़िक अमाउंट, तो आपको कार्ड 1 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे पास गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हुई हुई हैं, मैं आपको प्रूफ़ देता हूँ, 6-6 माह कार्ड नहीं आते। इस तरह के बहुत कुछ है। अब मैं आपको क्या-क्या बताऊँ? कंपनियों को कंट्रोल करें, उन पे कोई एक ऐसी लेजिस्लेशन करें कि आप लोग ये जो गाड़ियों की प्राइस है ना, उन पे एक तरीक़ेकार वज़ा कर दें कि भई इस तरह पहले आपने फलाँ इदारे से, फलाँ आपके जो वज़ीर हैं, उनसे परमिशन लेनी है, उसके बाद आपको इसमें इंक्रीज़ और उसमें कोई रीज़न पेश करें। जब सियासी गवर्नमेंट थी, उनमें तो कोई रीज़न ना भी बताएँ, तो उनको तोहफ़े-तोहफ़ दे के तो वो जो मिनिस्टर साहब थे, वो कहते थे, "चलो जी, पूछने वाला कोई नहीं।" यहाँ पे सबसे जो नेसेसरी थिंग है ना, वो चेक एंड बैलेंस है, हर जगह पे। हमारे ऊपर भी करें, हमें इस पे एतराज़ कोई नहीं है, हमारे ऊपर भी करें, लेकिन एफबीआर है, उसमें भी चोर दरवाज़े हैं, आपने उससे निकलना है तो उसके हर चीज़ में ना चोर रास्ता पहले बनता है, उसके बाद लेजिस्लेशन होती है। हर बंदा तो ये जो माफियाज़ है ना, इनका खात्मा हो। अब ये देखें ना डॉलर्स में सख्ती हुई है, तो डॉलर की प्राइस में वाज़िया फ़र्क डे बाय डे, अगर अल्लाह करे ऐसा होता रहता है, तो ऑब्वियसली इसी तरह पेट्रोल में हो जाए, कोई यूटिलिटी थिंग्स हो जाए, गुज़ारा हो सकता है। सर्वाइवल आसान होना चाहिए, हमारा सर्वाइवल होना चाहिए। हमारा इस वक़्त सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। हम लोग इखराजात, हम लोग अपनी लाइटें, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर गए हैं, लेकिन फिर भी सर्वाइवल नहीं है। हुकूमत वक़्त से नाज़रीन सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि जो एक आम आदमी की यूटिलिटी थिंग्स जो हैं, आप अगर उसको जो है ना मुनासिब प्राइस में ले आएँ, तो शायद आपको एक अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाएगा। मगर कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी एक चीज़ को क्रिएट करते हैं या किसी एक कानून को बनाते हैं, तो ये वजह क्या है या वो अनासर कौन से हैं कि जो उसके लिए पहले ही एक चोर दरवा जिसको कह लेंगे बैकडोर रखा होता है कि आप इसको यूं कर लें, आपको आसानी मिल जाएगी। क्या ये सिस्टम इस तरह चलता रहेगा तो फिर आम आदमी कहाँ पे जाएगा और इस तरह के जो ताजर हज़रात हैं जिन्होंने एक लीगल वे से और प्रॉपर तरीके से कारोबार करना है, वो फिर कहाँ पे जाएँगे? अच्छा शाह जी मुझे एक बात बताएँ, एक वक़्त था कि ये सब्सिडियरी कार्स आती होती थीं और ये बड़े मामलात होते थे। कभी ईरान से आ रही होती थी, ये अफ़गानिस्तान वाली साइड से भी आ रही होती थी। ठीक है, वो भी एक टेन्योर गुज़रा हुआ है इस काम में। तो आपको नहीं लगता कि ये उसी को थोड़ा-सा मेंटेन कर लेते, तो कार्स भी एक नॉर्मल प्राइस में रहती और ये बिज़नेस भी ज़रा रनिंग में रहता, इस तरह वो एकदम रुक ना जाता? वो काम अभी भी लोगों के लिए जिन जो इन पावर लोग हैं ना, उनके लिए वो चल रहा है। नॉन वाक़ई चल हाँ रहा जी। है। नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियाँ हैं ना, जब आप किसी भी इदारे की ऑक्शन होती है ना, वहाँ पे जो लोग इन पावर है ना, उनके लिए गाड़ी की अवेलेबिलिटी है। हर कानून है, हर चीज़ आप ये देखें ना, हम कितने बदकिस्मत हैं। मैं तो अब अपने आप को बदकिस्मत कहूँगा कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन एंड मेडिकल, ये दीज़ बोथ थिंग्स आर टोटली फ्री। पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, दोनों चीज़ें मुफ़्त हैं। और हमारे मुल्क में अगर आपने बिलियनर होना है, या एजुकेशन का कारोबार कर लें, ये बिज़नेस है,
या आप अपना आपने बेशक अंडर मैट्रिक किया हुआ है, आप एक एक कनाल की जगह पे 3-4 मंजिला हॉस्पिटल बना लें, 2-4-5 डॉक्टर रख लें, आपसे अमीर आदमी कोई नहीं होगा। ये इस चीज़ पे तो ध्यान दें। एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के लिए कोई सब्सिडी ऐसी दें कि तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं ना, उनमें हर एक का बच्चा, अब इन्होंने एक डिफरेंस रखा हुआ है कि मेरे बच्चा एक स्पेसिफिक क्लास तक जाएगा, मेरे मुलाजिम का बच्चा उस क्लास में नहीं जा सकता, मेरा बच्चा एलीट क्लास की जगह पे तालीम नहीं हासिल कर सकता। करोड़ों रुपया लग रहा है एक डिग्री के लिए, मेरे भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप कम से कम, मेरी हुकूमत वक्त से है कि तालीम और मेडिकल, इस पे ज़रूर ध्यान दें। तालीम जब हो जाएगी ना, तो हमारे यही नौजवान पढ़ के बाहर से ज़र मुबादला लाएंगे, मुल्क के हालात बदल देंगे। हमने एक ज़हन बना लिया है कि जो मेरा बच्चा है उसने क्लर्क की भर्ती होना है। मैं कारों का काम करता हूँ, मेरा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कार डीलर बन सकता है। ठीक है, इससे आगे नहीं, क्योंकि हमारा एक तालीमी म्यार है कि जी वो फ़लाँ स्कूल से पढ़ा है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हमारी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। हम तो मीडियोकर लोग हैं। हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि हमने इस हॉस्पिटल में जाना है, जो वो हॉस्पिटल है उसका हमने नाम भी नहीं ले सकते। हमने इस तालीमी इदारे में जाना है, उस तालीमी इदारे में नहीं जा सकते। एक स्पेसिफिक गाड़ी का है कि हमने इससे ऊपर वाली गाड़ी नहीं खरीद सकनी। हमें उन्होंने बता दी हमारी लिमिटेशंस, और हम इसके साथ एग्री कर गए हैं। हमें पता है जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हम तो वहाँ पे एक हफ्ता नहीं गुजार सकते, जो अच्छे तालीमी इदारे हैं वहाँ पे हम अपना बच्चा दाखिल ही नहीं करा सकते। इस पे तो ध्यान देना। अगर तालीम बेसिकल होगी ना हमारी सही, और सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है कि यकसा इलाज बेशक आप नहीं करवा सकते, कोई मजबूरी होगी, हमारे मुल्क में खुदारा यकसा म्यार तालीम करवा दें। ये एक मेरी हम्बल सबमिशन है तमाम सॉवरन लोगों से। आपको नहीं लगेगा कि अगर यकसा निज़ाम तलीम हो गया तो गरीब के बच्चे को फिर वो शऊर मिल जाएगा जो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा वो शऊर लेके जाए? बस ये, लेकिन ये तो हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है ना, ये जैसे जागीरदार नहीं करते थे कि गरीब के बच्चे को जब वो कहीं पढ़ाना चाहता था तो उसको दूसरे लोगों से 2-3 हज़ार रुपया ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे को तनख्वाह दे के अपने पास मुलाजिम रख लेते थे कि ये पढ़ ना जाए। वही हमारे साथ हो रहा है। हम लोगों को तो शऊर आने नहीं दे रहे। हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? हमें, हमारा बच्चा है ना, एक तय हो गई है, लाइन लग गई है कि इससे आगे आपका बच्चा नहीं जा सकता। आपका बच्चा जिसने हाई प्रोफाइल पढ़ना है, उसके रूल्स हैं। अब ये पिछले दिनों शायद आपके इल्म में होगा, मैंने हाई कोर्ट में रिट की है कि ये एचईसी और ये गवर्नमेंट कॉलेज के कि एक ला है कि एक बच्चे के 1000 से ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज उसका भी टेस्ट ले रही है। जिसने 1060 नंबर लिए हुए हैं, 1055 नंबर हैं जिसके, तो वो उसका टेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे उसे फेल कर रहे हैं। यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं है। मैंने एक, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं, उनकी वसातत से मैंने हाई कोर्ट में रिट की, और अब उन्होंने एचईसी को, इज्जत माब ऑनरेबल जस्टिस ने टाइम दिया है कि अभी आप 30 डेज में इसका डिसाइड करें। यहाँ पे इतना बड़ा इदारा है गवर्नमेंट कॉलेज, और वो भी ऐसे कर रहा है, पूछने वाले कोई नहीं है। अब देखें ना, एक होता है कि इतने मार्क्स लोगे तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उसके बाद उन्होंने टेस्ट रख दिया, ये टेस्ट पास करो। टेस्ट के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया अर्न भी कर लिया, 2-4 हज़ार पर बच्चा लेके। तो उसके बाद जिसको दिल कर रहा है फेल कर रहे हैं। जो बच्चा पहले से 1050 या 55 नंबर लेके आया है, तो आपका टेस्ट वो पास नहीं कर सक रहा। इस तरह तो शाहजी फिर हर जगह पे एक दोहरा म्यार है, और ये दोहरा म्यार क्या आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ने देगा? इस दोहरे म्यार के साथ साथ हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे? मेरी तो ख्वाहिश है ना, देखें मैं जितनी उम्र गुजार बैठा हूँ, मेरी अपनी ज़ाती तो अब ख्वाहिशात कोई नहीं है। मेरी तो अपनी नई नस्ल के लिए है कि इस मुल्क को अब तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। इतने सालों बाद सोचना चाहिए। अब देख लें, इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन गया है। वो डेवलपमेंट उनकी देखें, सारा कुछ है। हम उनको मजाक उड़ाते थे, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया। कौन लोग हैं जो हमें आगे नहीं जाने देते? क्योंकि हमारी आर्मी तो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, फॉर द गॉड सेक, उस माफिया को खत्म करें जो इस मुल्क को आगे नहीं जाने दे रहा। बेसिकली वो किसी के एजेंट्स हैं, जिन्होंने, जो हमारी मुखालिफ कुव्वतें हैं ना, उन्होंने उनको हायर कर लिया हुआ है। इस मुल्क को आप लोगों ने आगे नहीं, इनके लोगों को तालीम नहीं हासिल करने देनी, इन लोगों को आपने अवेयरनेस नहीं आने देनी, इन लोगों को आपने रोटी और बिजली के बिल में फंसाई रखना है।
अब ये बिजली का बिल ऐसी एक प्रॉब्लम आ गई है कि एक बंदे की, अब मेरे पास एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपया, तो उसके घर का बिल आया 23,000 रुपया। अब वो खाएगा, बिजली का बिल देगा, क्या करेगा? और हम भी मजबूर हैं, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? नाज़रीन, ये एक हकीकत है और बड़ी तल्ख़ हकीकत है। और ये सच्ची एक बात है कि हमारी जो आर्मी है वो नॉन पॉलिटिकल है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर कंडीशन वहाँ पे ख़राब होती है कि जब एक करप्ट सियासतदान इस लेवल तक करप्शन कर जाता है कि जब फिर मुल्क की सालमियत और मुल्क की मईशत ख़तरे में आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आर्मी के जवानों ने हलफ़ उठाया होगा कि इस मुल्क की खातिर हम जान देंगे, तो उन्हें मजबूरन फिर इस गंदे काम में आना पड़ता है। ये शाह जी ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारी वाक़ई आर्मी जो है नॉन पॉलिटिकल है, मगर वो आते किस वजह से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। शाह जी, कोई पैगाम आप देना चाहते हो इस आने वाले के लिए भी, और अपनी मार्केट के जितने भी दुकानदार या शोरूम्स मालकान हैं उनके लिए भी, और अपनी फील्ड को जो है इम्प्रूव करने के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो तो मैं हाज़िर हूँ। मेरा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, ज़रूर दें। मैं तो बस ये एंड पे भी वही रिक्वेस्ट अपनी दोबारा करूंगा कि जो माफिया में आगे नहीं ना जाने दे रहा, उसको, उसका कुछ करें। और दूसरा, मैं जो लोग बाहर भाग रहे हैं, तो यार इस मुल्क ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, तो इसको क्यों छोड़ के भाग रहे हो? मैं कम से कम बाहर नहीं भागूंगा। हम जिएंगे भी यहाँ पे, हम मरेंगे भी इसी मुल्क में ना। ना छोड़ के भागो, सारे यहाँ पे रहें, अपने अपने टैलेंट से इस मुल्क की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा, ये सोना है। और मुझे लग रहा है कि सुना था कि 12 साल के बाद कूड़े की भी सुनी जाती है। अब तो बहुत साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, अब हमारी भी सुनी जाएगी। अच्छा शाह जी, माज़रत मैंने आपकी बात काटी। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये एक विज़न क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मैं इससे पहले ख़त्म करने लगा था प्रोग्राम, लेकिन एक सवाल आया बड़ा इम्पोर्टेंट। एक विज़न क्रिएट किया जा रहा है कि आने वाली नस्ल को भी ये दिखाया जा रहा है, और जो मौजूदा नौजवान है उसको भी यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान में तरक्की कहीं पे भी नहीं है, फ्यूचर कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, बच्चे स्पोर्ट्समैन भी बन रहे हैं, तालीम भी ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि कुछ ऐसे अनासर हैं कि जो, मैं तो वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँगा, ठीक है, मुझे चाहे किसी ने कोई जो करना कर ले, कि वो किसी ऐसी ताकत के एजेंट बन के जो है इस विज़न को फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान में तरक्की नामुमकिन है, तो लोग बाहर जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगा? पाकिस्तान ना एक एटमी इस्लामी मुल्क है। इसके अगेंस्ट बहुत सारी लॉबीज़ हैं। वो लोग, इस तरह के लोगों में हमारे, यही तो मेरा बेसिक रोने का मकसद ये है कि यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन को सस्ता करें, उसको आसान करें। उसको कहें कि जो बंदा अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा वो गवर्नमेंट को 2,000 रुपया देगा, और जो बच्चा अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा गवर्नमेंट उसे 4,000 रुपया देगी। देखिए सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कोई मैकेनिक के काम पे नहीं डालेगा। आप अवेयरनेस दें तो फिर ही तो हमें समझ आएगी। तालीम आपको शऊर देती है, सिर्फ ये इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश लिखने के लिए नहीं तालीम होती। तालीम आपको शऊर देती है। जब शऊर आ जाएगा हम इसी मुल्क में रहेंगे। ये मुल्क कलमे के नाम पे आज़ाद हुआ है और ये इंशाल्लाह ताला सदा कायम रहेगा। ये छोटे मोटे, ये जो गद्दार टाइप बीच में लोग आते जाते रहते हैं, ये कई आए हैं और कई गए हैं और कई आएंगे। हमारी आर्मी बड़ी मजबूत है, वो मुल्क के साथ लायल है और वो इस मुल्क को बचाएगी। और अभी तक जो हमारी बाहर से जो हम अटैक करने वाले, उनके अलावा जो इंटरनल एनिमीज है ना, उनको भी हमारी, हम रोज टीवी में देखते हैं कि जितने दहशतगर्द पकड़ लिए, ये हो गया, वो नेटवर्क तोड़ दिया। ये सारी एजेंसीज ही तो कर रही हैं। ये कौन कर रहा है? हम, यही हमें ठीक कर देंगे, ये हमारा निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ये जो इस वक्त परेशानी फैला दी गई है ना, ये भी एक माफिया का काम है। ये इसने एक अजीब सी, बददिल हो गया हर बंदा, ऑप्टोमिस्टिक कोई नहीं रहा। हर बंदा सोच रहा है इस मुल्क में क्या है। हम लोग मुंह उठाते हैं, मुल्क की बुराई कर देते हैं, और मुल्क ने हमें दिया क्या क्या नहीं है। हमें जो कुछ अब भी हमारे पास है ना, इस मुल्क की बदौलत ही है। इस मुल्क में जीना है, इस मुल्क में मरना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है। जरूर बाहर जाना चाहिए, लेकिन कमा के अपने मुल्क में भेजना चाहिए। यहाँ पे अरबोंपति डॉक्टर हैं, खरबोंपति इदारे हैं, जिनके वो एजुकेशन चेन्स हैं जिनकी, सारा कुछ ही है इधर ना। लेकिन खुदारा सिर्फ एक मेरा काम कर दें, कोई काम ना करें। आप एजुकेशन के बारे में कुछ सोचें। एवरीथिंग शुड बी ओके, हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। बस। नाज़रीन, मेरी कोशिश थी
के कार शोरूम मालकान के लिए भी और पाकिस्तान की अवाम के लिए भी कोई ऐसा गुड मैसेज मैं आप तक कन्वे कर सकूं, आपको पहुंचा सकूं। और इसीलिए मुझे मुतलका यानी कि ज़ाहिर बात है कि जब हम कार शोरूम मालकान की बात करते हैं तो मुझे फिर ज़ाहिर बात है उनकी कम्युनिटी के ही किसी बंदे से बात करनी पड़नी थी। तो कौमी ताजर इत्तेहाद के जो हैं जनरल सेक्रेटरी सैयद फुरकान शाह साहब मेरे साथ थे। तो उनकी जो राय है मैंने आपको मुकम्मल तौर पे पहुंचाने की कोशिश भी की है और उनके जो ख़्यालात हैं वो भी मैंने आप तक मुकम्मल पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन बात यही आ जाती है कि हमें डबल स्टैंडर्ड ख़त्म करना होगा। जो हमारे मुल्क का इस वक़्त का नौजवान है, उसको ये सोचना होगा कि अगर हमें एक विज़न ये दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान नाकाम है, तो ये याद रखें कि हर साल हमारे मुल्क में डॉक्टर भी पैदा हो रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, ठीक है? और स्पोर्ट्समैन भी पैदा हो रहे हैं। मगर हमें वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? हमें पाकिस्तान का वो नाकाम चेहरा ही क्यों दिखाया जाता है, मायूस क्यों किया जाता है? ये एक सोचने वाली बात है और ये आप लोगों ने सोचनी है। और मैं उम्मीद करूँगा कि कमेंट सेक्शन में आके आप ये राय ज़रूर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसका ख़्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। आखिर में आपका मेज़बान हसन अस्करी अपने कैमरामैन सुशील नाइक के साथ इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।